हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंसेस क्लास नंबर 158। आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की स्टडी करेंगे। देखो, अब तक हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन तक का पूरा टॉपिक खत्म कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आरएनए का भी सारा स्टडी कर लिया था। तो अब अपना जो आज का टॉपिक है वो होगा ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले एक टर्म से जिसका नाम है सेंट्रल डॉगमा। फ्रांसिस क्रिक, ये वही क्रिक है जिन्होंने क्रिक एंड वाटसन के साथ जो डीएनए का स्ट्रक्चर का जो मॉडल था, डबल हेलिक्स मॉडल, वो भी क्रिक और वाटसन ने ही दिया था। ये वही फ्रांसिस क्रिक है जिन्होंने सेंट्रल डॉगमा की पूरी स्टडी की थी। बेसिकली देखो, कंसेप्ट क्या है जेनेटिक्स का, ये हम लोग एक कंप्यूटर लैंग्वेज में समझते हैं इसको। देखो कैसा है कि नॉर्मली जब हमें किसी को बहुत सारी फाइल्स एक साथ मेल करनी पड़ती है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये फाइल्स का नंबर इतना ज़्यादा होता है और प्लस उनका साइज़ इतना बड़ा होता है। जैसे बहुत सारी फाइल्स हो गई तो उनका साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा कि उसको मेल कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, उन सारी फाइल्स को कंप्रेस करके एक सिंगल फाइल, जिसे आप कहते हैं ना जिप फाइल, उस जिप फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी ये सारी फाइल्स एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट हो गई, साइज़ भी कम हो गया। अब आप उसको किसी को मेल कर देते हो। जब वो सामने वाले के पास पहुंचती है तब वो उस जिप फाइल को डाउनलोड करके उसको वापस सारा का सारा दूसरी फाइल्स में कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि आपने समझो किसी को बहुत सारी फोटोज़ भेजी, वो फोटोज़ आपने एक सिंगल जिप फाइल में डाला, उसको जिप फाइल में कन्वर्ट किया, सामने वाले को सेंड किया। अब सामने वाला उस जिप फाइल को वापस सारी फोटोज़ में कन्वर्ट करके सेम टू सेम इंफॉर्मेशन उसने रख ली। कुछ इसी तरह से होता है जेनेटिक्स में कि जितने भी प्रोटीन्स आपकी बॉडी के कैरेक्टर्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे प्रोटीन्स बनाने का जो इंफॉर्मेशन है वो है डीएनए के अंदर। अब नेक्स्ट जनरेशन में जाता है डीएनए और ये डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में जाके सारे के सारे प्रोटीन्स का वापस से फॉर्मेशन कर लेता है। यानी कैरेक्टर्स सारे के सारे, उन सब कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन पहुंच गई एक मॉलिक्यूल डीएनए के अंदर। डीएनए ने इस जनरेशन से निकल के नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए पहुंचा और बाद में उस डीएनए ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोटीन के थ्रू वापस से कोड कर दी। तो कुछ ऐसा ही होता है सेंट्रल डॉगमा में कि डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले तो एमआरएनए की फॉर्म में बाहर आती है और ये एमआरएनए बाद में इस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। तो जो सबसे पहला स्टेप है जिसमें डीएनए की इंफॉर्मेशन एमआरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और बाद में जब एमआरएनए, ये ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। यानी डीएनए टू एमआरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए टू प्रोटीन्स इज ट्रांसलेशन। और ये दोनों स्टेप्स कंबाइंडली कहलाते हैं सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा के अलावा कुछ कंसेप्ट्स और हैं, इसी टेबल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब डीएनए खुद वापस एक दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, यानी अपनी ही कॉपी बनाता है जब वापस, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, जो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर एमआरएनए कन्वर्ट होता है डीएनए के अंदर, उस जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, यानी ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ मैं क्लियर कर दूं बात, कुछ ही ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, जैसे कि रेट्रोवायरसेस, और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एचआईवी। बट हम लोगों में जब डीएनए जो एमआरएनए में कन्वर्ट हुआ, वो एमआरएनए डीएनए में वापस कन्वर्ट नहीं होता। केवल कुछ ऑर्गेनिजम्स में ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल है, हम लोगों में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं डिफाइन करूं सेंट्रल डॉगमा को तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। यानी डीएनए अपने जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन्स बनाकर। एंड इट इज़ ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यूनिडायरेक्शनल का मतलब हो गया कि इंफॉर्मेशन केवल एक सिंगल डायरेक्शन में ही फ्लो करती है, डीएनए टू एमआरएनए और एमआरएनए टू प्रोटीन्स। अब हम ये कहेंगे कि सर इंफॉर्मेशन तो एमआरएनए से डीएनए में भी गया तो ये तो बाई डायरेक्शनल हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन ऑर्गेनिजम्स में जिस डीएनए से हमने एमआरएनए बनाया वो वापस डीएनए में कन्वर्ट नहीं होता। ये एक अलग ही मैकेनिज्म होता है जो जिस पे हमारा एक दूसरा वीडियो है वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन समझ में आ जाएगा। तो यस, इट इज़ ऑलवेज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। बात करते हैं एंजाइम्स की। अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन, इन तीन स्टेप्स को अगर देखें तो तीनों एंजाइम बेस्ड स्टेप्स है और इन एंजाइम्स का नाम कैसे याद करना है वो देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डीएनए रेप्लिकेशन की। अब आपको इसमें दो ही चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कि बन क्या रहा है, दूसरी चीज़ किसकी हेल्प से बन रहा है। तो डीएनए एप्लीकेशन में क्या बनता है, डीएनए, और बनाने वाले जो डीएनए बने या आरएनए बने, ये दोनों क्या है, पॉलीमर्स।
तो एंजाइम का नाम क्या होगा? पॉलीमरेज। अब डीएनए बनाने वाला पॉलीमरेज कहलाएगा डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए किसकी हेल्प से बन रहा है? डीएनए की हेल्प से, यानी डीएनए का टेम्पलेट यूज करके हमने क्या बनाया? वापस डीएनए। तो डीएनए पॉलीमरेज किस पे डिपेंड है? डीएनए पे, इसलिए इस एंजाइम का पूरा नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हमें। डीएनए रेप्लिकेशन का नाम क्या है एंजाइम का? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट बात करता हूँ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है? ट्रांसक्रिप्शन में बनता है आरएनए, यानी पॉलीमरेज कौन सा होगा? आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन किसकी हेल्प से बन रहा है? वो डीएनए की हेल्प से, क्योंकि डीएनए का स्ट्रैंड है उसके ऊपर आरएनए बनेगा, तो बनेगा तो आरएनए, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज। और डिपेंड किस पे होगा? डीएनए पे, इसलिए इसका नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आई होप पॉइंट बहुत क्लियर है, रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि क्या बन रहा है और किसकी हेल्प से बन रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है? डीएनए। तो पॉलीमरेज कौन सा हो गया? डीएनए पॉलीमरेज। और किसके हेल्प से बन रहा है? एमआरएनए की हेल्प से, इसलिए इसको हम बोलेंगे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। आई होप ये एंजाइम्स के नाम आप इजीली याद कर सकते हैं। चलिए फिर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में शुरू करने से पहले कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। जैसा हमने देखा डीएनए से इन्फॉर्मेशन जब आरएनए में पहुंचाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे एक बात क्लियरली बोल दूं मैं आपको कि केवल वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का इन्फॉर्मेशन ही आरएनए में जाएगा, यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्रिप्शन शो नहीं करते, केवल एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन शो करेंगे। इसलिए डेफिनेशन काफी क्लियर कट यहाँ पर आपको बता दी गई है। अब मैं ट्रांसक्रिप्शन को कंपेयर करूंगा किसके साथ में? डीएनए रेप्लिकेशन के साथ में, यानी इसमें क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है वो देखते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी, मतलब कि क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं, ए के सामने टी, जी के सामने सी। तो ये सेम प्रिंसिपल डीएनए रेप्लिकेशन में भी लगा था और ट्रांसक्रिप्शन में भी लगा था। अगर आपने हमारा डीएनए रेप्लिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले आप डीएनए रेप्लिकेशन वाला वीडियो देखें पहले, तब आपको ये चीजें और आसानी से समझ में आएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी वाला रूल जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन में भी फॉलो होता है, ट्रांसक्रिप्शन में भी फॉलो होता है, पर डिफरेंस केवल इतना है कि डीएनए रेप्लिकेशन में थाइमिन के आगे लगता है एडिनाइन और एडिनाइन के सामने लगता है थाइमिन। बट जैसा हम जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में बनता है आरएनए और आरएनए में थाइमिन नहीं होता, इसलिए एडिनाइन के सामने क्या लगेगा? यूरासिल। एडिनाइन सेम रहेगा दोनों में, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन में एडिनाइन के सामने थाइमिन लगता है और यहाँ पे एडिनाइन के सामने यूरासिल लगता है, बस। बाकी कॉम्प्लीमेंट्री रूल सेम रहेगा। नेक्स्ट है कि होता कहाँ है? तो डीएनए रेप्लिकेशन हमने पढ़ा न्यूक्लियस के अंदर होता है और ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, क्योंकि दोनों के अंदर सबस्ट्रेट कौन यूज हो रहा है? डीएनए। टेम्पलेट डीएनए का यूज होगा और डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, तो ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होने वाले प्रोसीजर्स हैं। नेक्स्ट है डीएनए स्ट्रैंड्स इन्वॉल्व, यानी कौन कौन से डीएनए स्ट्रैंड रोल प्ले करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड्स पे होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में एक सिंगल स्ट्रैंड ही ट्रांसक्रिप्शन शो करता है, इसलिए केवल एक स्ट्रैंड ही इसमें इन्वॉल्व होगा। और लेंथ ऑफ डीएनए इन्वॉल्व, यानी कितना लंबा डीएनए इसमें यूज आता है। देखो डीएनए रेप्लिकेशन का क्लियर सा कंसेप्ट है कि एक बार डीएनए का रेप्लिकेशन चालू हो गया तो एंटायर डीएनए रेप्लिकेट होगा, वो बीच में रुकेगा नहीं, तो पूरा का पूरा डीएनए कॉपी होगा। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन में पर्टिकुलर डीएनए का एक ही सेगमेंट ट्रांसक्राइब होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो क्लियरली डिमार्केटेड होता है। डिमार्केटेड होता है यानी इसके दोनों एंड्स क्लियरली मार्क्ड होंगे। कैसे मार्किंग होगी वो हम लोग अभी थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। उस पूरे यूनिट को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और वो पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ही ट्रांसक्रिप्शन शो करती है। ये बेसिकली वो बात है कि जिस प्रोटीन की आपको रिक्वायरमेंट है, केवल उसी जीन का ही आप ट्रांसक्रिप्शन शो करते हो। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में जब दोनों स्ट्रैंड्स रोल प्ले करते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्ट्रैंड्स रोल प्ले क्यों नहीं करते? क्यों ट्रांसक्रिप्शन एक सिंगल स्ट्रैंड पर ही होता है? तो उसको समझते हैं हम लोग। देखो ऐसा क्यों नहीं होता, उसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक बार ऐसा करवा के देखते हैं। एक बार हाइपोथेटिकली सही, एक बार हम लोग ये दोनों स्ट्रैंड्स को क्या करते हैं? ट्रांसक्राइब करते हैं। पहला डीएनए स्ट्रैंड लेता हूं मैं, जिसका सीक्वेंस है ATGC80। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, छोटा सा ही फ्रेगमेंट लूंगा। तो इसका जो सेकंड स्ट्रैंड होगा वो उसका हम लोग निकाल सकते हैं सीक्वेंस। इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा जो होगा TACGTA। अब इन दोनों स्ट्रैंड्स का करेंगे ट्रांसक्रिप्शन अगर, तो जो पहला एमआरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस होगा, देखो ए के सामने क्या लगेगा? यूरासिल। टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, वापस ए के सामने यू और टी के सामने ए। कॉम्प्लीमेंट्री रूल हमें फॉलो करना है। और जो सेकंड एमआरएनए बनेगा वो बनेगा AUGCAU।
अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो दो mRNA बने हैं, इन दोनों mRNA को अच्छे से देखो। पहले mRNA के U के सामने क्या है, A, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। A के सामने क्या है, U, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री है। C के सामने G, कॉम्प्लीमेंट्री, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। G के सामने C, कॉम्प्लीमेंट्री, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग UA और AU के भी बीच में, यानी कि जो दो mRNA बने वो कंप्लीटली एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। क्यों ऐसा, क्योंकि दो DNA स्ट्रैंड्स जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, उसके सामने mRNA बने। ये दोनों mRNA इन्हीं DNA स्ट्रैंड्स के कॉम्प्लीमेंट्री थे, जो आपस में भी कॉम्प्लीमेंट्री थे। तो ऑब्वियसली दोनों जो दो mRNA बने वो भी कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। और जैसे ही ये दोनों mRNA बनेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके डबल स्ट्रैंडेड mRNA का फॉर्मेशन कर देंगे। अब हमें पता है ट्रांसलेशन अगर करवाना होता है तो ट्रांसलेशन के अंदर जो mRNA होता है, उस mRNA के ऊपर जो भी सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है, उस सीक्वेंस के हिसाब से उस पे आकर बाइंड होता है ट्रांसफर RNA। लेकिन अगर mRNA डबल स्ट्रैंडेड हो गया, mRNA डबल स्टैंडर्ड हो गया, यानी उसके नाइट्रोजनस बेसिस पे ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुके हैं, तो यहाँ पर ट्रांसफर RNA आकर अटैच नहीं हो सकता, इसलिए ट्रांसलेशन प्रोसेस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। डबल स्टैंडर्ड mRNA ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं कर सकता। तो जब ट्रांसलेशन प्रोसेस ही नहीं होना, तो ये जो हमने इतनी मेहनत करके ट्रांसक्रिप्शन किया है, वो प्रोसेस भी कैसा हो गया, एक यूजलेस प्रोसेस हो गया, एक फ्यूटाइल प्रोसेस हो गया। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में देखें तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि 2 mRNA that are formed are complementary, they will form hydrogen bonds and will become double stranded, so cannot further translate and transcription would be a futile process. Futile means a useless process. समझो, अगर हम ये भी कह दें कि ऐसा हो सकता है कि जो mRNA डबल स्टैंडर्ड बना वो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू हमने क्या कर दिया, वापस उन दोनों को सेपरेट कर दिया, या समझो कोई ऐसा मैकेनिज्म ले आए जिससे कि हमने इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने ही नहीं दी, तो क्या ये प्रोसेस फिर भी पॉसिबल है? मैं फिर भी कहूँगा कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं एक बार। एक काम करते हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते ही नहीं है और हम लोग इन दोनों mRNA को करते हैं ट्रांसलेट। ट्रांसलेशन में देखो, हमें पता है कि क्या होता है कि ट्रांसलेशन के अंदर mRNA का जो भी सीक्वेंस रहता है, तो एक के 3-3 नाइट्रोजनस बेस एक साथ में कोडॉन का फॉर्मेशन करते हैं और उस कोडॉन के हिसाब से उस पे आके क्या बाइंड होता है, एक अमीनो एसिड आकर उस पे बाइंड होगा। मैं mRNA 1 की बात करता हूँ। mRNA 1 के पहले 3 नाइट्रोजनस बेस है UAC। अभी इस UAC पे आके जो अमीनो एसिड बाइंड होगा वो देख लेते हैं हम लोग। और सेकेंड कोडॉन है GUA। तो यानी यहाँ पर जो 2 अमीनो एसिड आकर बाइंड होंगे वो होंगे टायरोसिन और वलाइन। mRNA 2 के पास चलते हैं, तो इसका जो 2 कोडॉन से AUG और CAU, और यहाँ पर आकर बाइंड होंगे मिथियोनिन और हिस्टिडिन। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों mRNA ने जो प्रोटीन कोड किया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक में टायरोसिन और वेलाइन है, एक में मिथियोनिन और हिस्टिडिन है। यानी एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस जिसको आप जीन कह रहे हो, वो एक सिंगल जीन 2 अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यानी अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि जीन का एक सेगमेंट एक पर्टिकुलर प्रोटीन को ही कोड कर सकता है। अगर वो पर्टिकुलर सेगमेंट 2-2 प्रोटीन्स को कोड करेगा, 2-2 अमीनो एसिड्स को कोड करेगा, तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ फिजिबल नहीं हो सकती। इसलिए डीएनए केवल एक ही प्रोटीन को कोड करता है, और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्रिप्शन शो नहीं करे। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। एनसीईआरटी की लाइन बता देता हूं कि हेंस वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन्स। यानी डीएनए का एक ही सेगमेंट 2 अलग अलग प्रोटीन्स को कोड करेगा, और इससे ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड। चलिए फिर, अब यहाँ तो बात क्लियर हो गई कि केवल एक ही डीएनए स्ट्रैंड जो है ट्रांसक्रिप्शन शो करेगा। अब वो डीएनए स्ट्रैंड को क्या कहेंगे और वो डीएनए स्ट्रैंड कौन सा होगा, वो हम यहाँ पे समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। जब हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था तो हमने रेप्लिकेशन में कहा था कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की 2 लिमिटेशंस है, यानी 2 जगह पे वो काम नहीं करता। पहला कि वो प्रोसेस को इनिशिएट नहीं करता, और दूसरा कि वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज भी एक लिमिटेशन रखता है, और वो लिमिटेशन ये है कि ये केवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करता है। अब जैसा हमने डीएनए रेप्लिकेशन में भी समझा था और यहाँ भी समझ रहे हैं कि जब हम बोलते हैं कि कोई भी पॉलीमरेज एंजाइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही काम करता है, तब हम किसकी बात कर रहे हैं, उस
न्यूक्लिक एसिड की जिसका फॉर्मेशन हो रहा है। यानी अगर मैं बोलता हूं कि आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही काम करता है, तो हम ये डायरेक्शन किसकी देखेंगे? हम डायरेक्शन देख रहे हैं आरएनए की, क्योंकि फॉर्म क्या हो रहा है? आरएनए। यानी जो आरएनए फॉर्म हो रहा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही फॉर्म होगा। अब मेरे पास दो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, एक है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और एक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब आरएनए पॉलीमरेज कौन सी डायरेक्शन में बनेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली डायरेक्शन में ही बन सकता है। और जो आरएनए बनेगा वो डीएनए का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। यानी डीएनए के 3 प्राइम के सामने क्या आएगा? 5 प्राइम, और 5 प्राइम के सामने क्या आएगा? 3 प्राइम। यानी जो आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा, तो डीएनए का वो जो एंड रहेगा वो कौन सा रहेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यानी कि डीएनए का जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है उसी के सामने आरएनए जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। इसलिए हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली डायरेक्शन को कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था, किसको कहते हैं हम? टेम्पलेट। टेम्पलेट मीन्स एक बेस जो किसी और चीज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसको हम कहते हैं टेम्पलेट। तो डीएनए का वो स्ट्रैंड जो एमआरएनए फॉर्मेशन में हेल्प करेगा उसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसका जो सीक्वेंस होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एमआरएनए में प्रेजेंट रहेगा। अब बचा 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला डायरेक्शन। टेम्पलेट स्ट्रैंड पे तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया। 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को हम कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड। क्या नाम रखा? कोडिंग स्ट्रैंड। ये वो स्ट्रैंड है जिस पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर इस पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता तो इसे कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं? जनरली क्या होता है कोडिंग स्ट्रैंड मतलब हम क्या मतलब निकालेंगे इसका कि वो स्ट्रैंड जो कोड करेगा एमआरएनए को, पर ऐसा नहीं है। कोडिंग स्ट्रैंड एमआरएनए को कोड नहीं करता, टेम्पलेट स्ट्रैंड एमआरएनए को कोड करता है। तो फिर हम इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं? तो उसको समझने के लिए मैं एक बार आपके सामने ट्रांसक्रिप्शन करके देखता हूं। देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड का एक और नाम रखा हमने एंटी सेंस स्ट्रैंड। वो केवल इसलिए रखा क्योंकि ये दूसरे वाले स्ट्रैंड को हम कह रहे हैं सेंस स्ट्रैंड, इसलिए, और इसको हम कह रहे हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। कुछ बुक्स में इसको एंटी कोडिंग स्ट्रैंड भी कहा गया है। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से इसको बताया गया है। मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं। देखो मेरे पास डीएनए स्ट्रैंड है एक 3A, ये आपके पास है, मैंने एक डीएनए स्ट्रैंड बनाया, ये दो स्ट्रैंड्स है इसके 3 प्राइम और 5 प्राइम। अब इसमें से टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड वो होगा जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली डायरेक्शन में है। यानी डीएनए स्ट्रैंड 1 जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे मैं एमआरएनए का फॉर्मेशन करता हूँ, तो 3 के सामने क्या बना? 5। तो ए के सामने क्या आएगा? U, T के सामने A, इसके सामने C, C के सामने G, फिर U, A और फिर 5 प्राइम के आगे क्या आएगा? 3 प्राइम। तो ये एमआरएनए हमने फॉर्मेशन किया है यहाँ पे। अब अगर आप लोग जो एमआरएनए बना उस एमआरएनए का सीक्वेंस देखोगे तो ये देखो, इसको कंपेयर करो आप कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंस से। U, T, A, A, C, C, G, G, U, T, A, A। डिफरेंस केवल और केवल कहाँ पे है? U और T वाले में। वो भी केवल इसलिए क्योंकि डीएनए में T प्रेजेंट होता है और आरएनए में U प्रेजेंट होता है, इसके लिए ये डिफरेंस है। बाकी हर जगह पर जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या है? सेम। तो बिकॉज कोडिंग स्ट्रैंड और एमआरएनए स्ट्रैंड का कोड क्या है? सेम। कोडिंग स्ट्रैंड और एमआरएनए जो बना है उसका कोड क्या है? सेम। इसलिए हम इसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ये रीजन होता है इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहने का। और इनफैक्ट अब हम जैसे जैसे आगे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन में जितने भी टर्म्स हम डिफाइन करेंगे वो सारे इस कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में ही डिफाइन होंगे। कैसे होंगे मैं अभी यहाँ पे शुरू करूंगा, आपको दिखाऊंगा। देखो मैं शुरुआत कर रहा हूँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसको कहते हैं? पूरे डीएनए का वो पार्ट जो पर्टिकुलर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की तरह काम करेगा, जिसका एक अलग से ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और इसके अंदर 3 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्लियरली उस यूनिट को क्या करते हैं? डीमार्केट, यानी मार्किंग करके देता है कि ये ऐसे यहाँ से चालू होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और ये यहाँ पर खत्म हो गया। तो जो 3 रीजन्स है उसमें वो है प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। क्या होते हैं हम लोग देखते हैं। देखो ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया और हम लोगों ने इसमें 3 आपको एरियाज यहाँ पे शो करके दिए। इसमें अब बिकॉज यहाँ पे डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होंगे तो मैं दोनों स्ट्रैंड्स आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ। तो ये प्रोमोटर, एक को हमने बोला प्रोमोटर, बीच में स्ट्रक्चरल जीन और एक हो गया टर्मिनेटर। अब हम ये सोचते होंगे कि बीच में स्ट्रक्चरल जीन है, समझ गया, इस तरफ प्रोमोटर इस तरफ टर्मिनेटर। तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि
5 प्राइम टू 3 प्राइम में है या 3 प्राइम टू 5 प्राइम में, तो वो डायरेक्शन भी यहाँ पर स्पेसिफाई करना जरूरी होगा। अगर हम इस तरफ से मूव करेंगे तो ये तो टर्मिनेटर स्ट्रक्चरल जीन प्रमोटर हो गया, और इस तरफ से आएंगे तो प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर हो गया। तो ये डेफिनेशन कैसा होगा वो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप देखो 3 हमारे पास में रीजन है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। यहाँ पर देखना ध्यान से, मैं यहाँ पर जो 2 स्ट्रैंड्स हैं उनका मैं क्या कर देता हूँ, आपको पोलैरिटी शो कर दिया मैंने आपको यहाँ सबसे पहले। तो 5 प्राइम 3 प्राइम और 5 प्राइम डिसाइड कैसे करेंगे वो भी मैं आऊँगा थोड़ी देर में। यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं इन दोनों का नाम रख रहा हूँ कोडिंग स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड। किस बेस पे रखा वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, किस बेस पे रखा वो भी हम समझेंगे। 2 मिनट सुनिएगा आप यहाँ पे अच्छे से। एक कोडिंग स्टैंड हो गया और एक हो गया टेम्पलेट स्टैंड। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो प्रमोटर, प्रमोट करना यानी किसी चीज को प्रमोट करना यानी उसको आगे बढ़ाना, यानी प्रमोटर रीजन वो रीजन है जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को शुरू करेगा और उसको आगे बढ़ाएगा। जबकि टर्मिनेटर, टर्मिनेट करना यानी कि खत्म करना, यानी टर्मिनेटर रीजन वो रीजन है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट होगा, यहां फिर खत्म होगा। यानी ये बात तो क्लियर है कि शुरुआत कौन करेगा, प्रमोटर। यानी जब प्रमोटर के साथ में एक जो एंजाइम जो पॉलीमराइजेशन करेगा, यानी मैं बात कर रहा हूं आरएनए पॉलीमरेज की, प्रमोटर के साथ आकर आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड होगा तब जाकर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होता है। अब प्रमोटर किस तरफ होगा और टर्मिनेटर किस तरफ होगा, वो सारा रेफरेंस हम लोग लेंगे कोडिंग स्टैंड के हिसाब से। देखो यहाँ पर 2 टर्म्स और मैं पहले क्लियर कर दूं आपको। जब हम स्ट्रक्चरल जीन से प्रमोटर की तरफ जाएंगे यानी स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे, तब हम इसको कहते हैं वी आर गोइंग इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन। वी आर गोइंग इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन यानी हम अपस्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं। कब, जब हम प्रमोटर में की तरफ जाएंगे। और ये स्ट्रक्चरल जीन से जब मैं टर्मिनेटर की तरफ जाता हूं तो मैं इसको कहता हूं डाउन स्ट्रीम। क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम, क्योंकि शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं, प्रमोटर से, एंड कहां करेंगे, टर्मिनेटर पे। तो अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ हम मूव करते हैं। क्यों हमने ऐसे नाम रखे हम लोग थोड़ी देर में आपको बताएंगे। ये डायरेक्शन डिफाइन करने के काम आता है। जैसे हम लोग बोले कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ प्रमोटर, तो हम कहते हैं इट इज अपस्ट्रीम टू स्ट्रक्चरल जीन। एंड और लोकेशन क्या है टर्मिनेटर की, तो हम कहेंगे कि स्ट्रक्चरल जीन के डाउन स्ट्रीम रहता है टर्मिनेटर। अब इनका लोकेशन किसके बेस पे डिफाइन होगा, कोडिंग स्टैंड के बेस पे। तो हम लोग यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं आपको कि जो प्रमोटर होता है वो कोडिंग वो 5 प्राइम एंड की तरफ होगा। प्रमोटर किस तरफ होगा, 5 प्राइम एंड के। पर 5 प्राइम एंड किसका, टेम्पलेट का या कोडिंग का, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा रेफरेंस हम किसके रेफरेंस में लेंगे, कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में। यानी प्रमोटर हमेशा कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम एंड पर ही प्रेजेंट रहेगा। तो कोडिंग स्टैंड पहले डिफाइन करना है और उसके 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होगा प्रमोटर और उसके 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होगा टर्मिनेटर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये बात है कि प्रमोटर रीजन केवल ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता है, लेकिन प्रमोटर रीजन के अंदर जो डीएनए सीक्वेंस है उसका खुद से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। यानी उसके अंदर जो भी सीक्वेंस है ATGC, AGTC जो भी सीक्वेंस है वो mRNA में उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होता। यानी क्लियर सा डिमार्केशन है कि जो mRNA का फॉर्मेशन होगा वो शुरू होता है स्ट्रक्चरल जीन से। यानी मैं बोल देता हूं कि ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट साइट कहां पे होगा, जहां पे प्रमोटर खत्म होता है या फिर स्ट्रक्चरल जीन स्टार्ट होता है। एग्जैक्ट ये वो साइट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। यानी प्रमोटर रीजन का सीक्वेंस डिटरमाइन नहीं करता कि mRNA का कोडिंग क्या रहेगा। प्रमोटर किस तरफ प्रेजेंट है, 5 प्राइम एंड पे, किसके, स्ट्रक्चरल जीन के कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में। और टर्मिनेटर 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है स्ट्रक्चरल जीन के। दोनों के दोनों रेफरेंस हमने किसके बेस पे लिए, कोडिंग स्टैंड के बेस पे, टर्मिनेटर स्टैंड के बेस पे, टेम्पलेट स्टैंड के बेस पे। ये डिसाइड नहीं होता। ये नीट के सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से ही अच्छे से पढ़ के ये सारे कंसेप्ट याद रख के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी का फिगर मैं आपको यहाँ पे शो कर दूं। एनसीईआरटी ने जो जो यहाँ पे चीज़ें हमको शो की है, इन्होंने 2 स्टैंड से शो किए हैं। एक यहाँ पे इन्होंने 3 प्राइम एंड लिखा और यहाँ पे लिखा 5 प्राइम एंड, और नीचे की तरफ इसका ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 3 प्राइम और 5 प्राइम। अब हम लोग रेफरेंस किस बेस पे लेंगे, कोडिंग स्टैंड के बेस पे। तो ये कोडिंग स्टैंड का बेस है, ये वाला कोडिंग स्टैंड है। कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम एंड पे मैं लगाऊंगा प्रमोटर, तो बिल्कुल सही है। कोडिंग स्टैंड के 3 प्राइम एंड पे लगेगा टर्मिनेटर, तो बिल्कुल डायग्राम सही है। बीच में क्या आ गया, स्ट्रक्चरल जीन इन्होंने डिफाइन कर दिया, बीच में प्रमोटर, दूसरा पार्ट स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा पार्ट टर्मिनेटर, और ये बन गया टेम्पलेट स्टैंड। और एनसीईआरटी ने भी क्लियर बताया है कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे प्रमोटर खत्म होता है, यानी कि जहाँ से स्ट्रक्चरल जीन की शुरुआत होती है वहीं से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है।
अब एंजाइम की बात करते हैं एक बार। इस एंजाइम को हल्का सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एंजाइम का नाम क्या रखा था? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्यों? क्योंकि आरएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा और डीएनए पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में इस अगर एंजाइम को हम लोग डिफरेंशिएट करें तो प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है, जो तीनों तरह के आरएनए यानी एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये तीनों के तीनों आरएनए जो हैं प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज से बनते हैं। यूकैरियोट्स में डिफरेंस है। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड। ध्यान रखना है, नीट में क्वेश्चन आ रखे हैं इस पे और ये पूरा एनसीईआरटी में आपका सब कुछ गिवन है, तो ध्यान से सुनना और याद करना। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो बनाता है राइबोसोमल आरएनए। कौन सा आरएनए? राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए में भी कौन कौन सी सब यूनिट्स? 28S, 18S और 5.8S। ये सब यूनिट्स मैंने क्यों बताई? क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो भी एक तरह का आरआरएनए फॉर्म करता है और ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई है, तो आपको अच्छे से इन्हें याद करना है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो बनाएगा एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो सबसे पहले तो बनाता है ट्रांसफर आरएनए। उसके अलावा 5S आरआरएनए, ध्यान से सुनना, 5S आरआरएनए ढंग से पढ़े, यानी आरआरएनए ही है वो, लेकिन ये उसकी एक सब यूनिट है। मैक्सिमम आरआरएनए की जो सब यूनिट्स है कौन बना रहा है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, लेकिन आरआरएनए की एक सब यूनिट 5S कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और उसके अलावा जो तीसरा आरएनए एसएनआरएनए, एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज, ये भी आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट अपने को अच्छे से याद करने हैं। चलिए फिर ट्रांसक्रिप्शन शुरुआत करते हैं हम लोग। ट्रांसक्रिप्शन का जो सबसे पहला स्टेप है उसको हम कहते हैं इनिशिएशन, उसके बाद में एलोंगेशन और उसके बाद में टर्मिनेशन। बहुत सिंपल सी भाषा यूज़ की हम लोगों ने। इनिशिएशन शुरुआत, एलोंगेशन मतलब उसको और लंबा करना यानी एमआरएनए का लेंथ बढ़ाना, और टर्मिनेशन मतलब उसको खत्म करना। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसको हम कहते हैं इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर हमने ये पढ़ लिया कि आरएनए पॉलीमरेज आकर प्रमोटर रीजन के साथ में बाइंड होता है तब प्रोसेस इनिशिएट होता है। बट अब ये समझना है कि आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता कि डीएनए के ऊपर प्रमोटर रीजन कौन सा होता है, तो इसकी हमें स्टडी करनी है। देखो आरएनए पॉलीमरेज की इस काम में हेल्प जो है वो प्रोकैरियोट्स में कोई और करेगा और यूकैरियोट्स में कोई और करेगा। प्रोकैरियोट्स की मैं बात करूं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर एक स्पेशल टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसको हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। क्या नाम है? सिग्मा फैक्टर। ये बेसिकली एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। देखो समझो इस बात को अच्छे से, हमें पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं और कुछ कुछ एंजाइम्स जैसे कि जिनमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसमें मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती है। तो पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसमें भी मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स है और उसी में एक पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम है सिग्मा फैक्टर। जनरली आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ आकर बाइंड होगा तब ये आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है उस प्रमोटर रीजन को, यानी सिग्मा फैक्टर उसको रिकॉग्नाइज यानी कि आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अगर सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज कभी भी प्रमोटर के साथ में बाइंड नहीं हो सकता। और यूकैरियोट्स में ये काम करने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है जिनको हम कहते हैं डिफरेंट इनिशिएशन फैक्टर्स। वी वोंट गो इनटू सच डिटेल, बस सिग्मा फैक्टर आपको ध्यान रखना है। तो ये फिगर है, इसमें ये देखो जो लीनियर स्ट्रैंड दिखा रखा है, दिस इज डीएनए। इस डीएनए के प्रमोटर रीजन पे आकर बाइंड हुआ ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में ये जो डार्क ग्रीन कलर का हमने दिखा रखा है दिस इज सिग्मा फैक्टर। अब ये सिग्मा फैक्टर जब आरएनए पॉलीमरेज इससे बाइंड हुआ तब ये प्रमोटर से जाकर बाइंड हो गया, तब जाकर इनिशिएशन होता है इस प्रोसेस का। और जब ये इससे सेपरेट हो जाएगा तब ये एलोंगेशन की तरफ मूव करेगा। तो ये देखो जब हम एलोंगेशन वाली स्टेज पे पहुंचे तब सिग्मा फैक्टर यहाँ से अलग हो जाता है, क्योंकि जब तक सिग्मा फैक्टर उसके साथ में अटैच्ड है वो इनिशिएशन वाला स्टेप में रहता है। अब देखो जैसे हमने डीएनए की रेप्लिकेशन में किया था कि जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके रहते हैं, तो यहाँ पर हमें उस हेलिक्स को ओपन करना पड़ेगा ताकि हेलिक्स ओपन होने के बाद में वो एक स्ट्रैंड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, क्योंकि अगर वो दोनों डबल स्ट्रैंड में रहेगा तो उस स्ट्रैंड के सामने हम न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन दोनों को अनवाइंड किया जाता है। और डीएनए रेप्लिकेशन में ये जो ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स की थी वो की थी हेलिकेज नाम के एक एंजाइम ने, लेकिन यहाँ पे जो ओपनिंग ऑफ हेलिक्स है दैट्स बिकॉज ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, यानी आरएनए पॉलीमरेज खुद से हेलिक्स ओपनिंग भी शो करता है। अब बात आती है सबस्ट्रेट की कि सर हम टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ये
क्या चीज़ हम लोग इस पे ऐड करेंगे, तो सिंपल सी बात है, ए के सामने हमें यू लगाना है, यू के सामने ए, जी के सामने सी और सी के सामने जी। ये सभी क्या है, ये सभी है न्यूक्लियोटाइड्स। अब अगर आपने हमारा डीएनए एप्लीकेशन वाला वीडियो देखा है तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं, यानी एटीपी, जीटीपी, यूटीपी और सीटीपी, ये सारे के सारे डुअल पर्पस मतलब डुअल रोल प्ले करते हैं। एक तरफ ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और एक तरफ ये सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ पे वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप डीएनए एप्लीकेशन वाले वीडियो में देख सकते हैं, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने वहाँ पे किया हुआ है। बेसिकली आप यूँ समझ सकते हो कि एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो मतलब इन पे कितने 3 फॉस्फेट है और जो 2 टर्मिनल फॉस्फेट जब वहाँ से अलग होते हैं, उनका बॉन्ड ब्रेक होता है, तब इतनी एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी की हेल्प से ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन दोनों होता है। और जो पीछे बच गया यानी एएमपी, जीएमपी, यूएमपी और सीएमपी, ये बाद में सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स आगे से आगे वहाँ पर अटैच होते रहते हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पे कुछ टिपिकल स्पेशल सीक्वेंसेस की बात करेंगे जो प्रमोटर रीजन में प्रेजेंट होती है। पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सारे के सारे स्पेशल सीक्वेंस कहाँ प्रेजेंट है, प्रमोटर रीजन के अंदर। तो उन स्पेशल सीक्वेंसेस को हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में उन स्पेशल सीक्वेंसेस को हम कहते हैं प्रिब्नोबॉक्स। क्या होता है समझिएगा अच्छे से, ये आपके सामने फिगर है, प्रमोटर, ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया, टर्मिनेटर और ये प्रमोटर। बात करूंगा जब मैं स्ट्रक्चरल जीन से प्रमोटर की तरफ जा रहा हूं तो मैं क्या वर्ड यूज करता हूं, अपस्ट्रीम, और जब मैं टर्मिनेटर की तरफ जा रहा हूं तो मैं बात करता हूं डाउनस्ट्रीम। अब मैं आपको बताऊंगा ये टर्म्स हमने क्यों यूज किए थे। देखो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, स्ट्रक्चरल जीन जहाँ से चालू होता है, यानी जहां से ट्रांसक्रिप्शन चालू होता है वहां से हम नाइट्रोजनस बेस गिनना चालू करेंगे, क्योंकि उन्हीं नाइट्रोजनस बेसिस के सामने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आकर अटैच होंगे। यानी उस साइड से हम लोग पहला नाइट्रोजनस बेस काउंट किए जाते हैं। यानी स्ट्रक्चरल जीन का जो पहला नाइट्रोजनस बेस है वो उसको मिलेंगे +1, और जब आप +1 से डाउन स्ट्रीम की तरफ जाओगे यानी कि टर्मिनेटर की तरफ, तो +1 +2 +3 +4 इस तरह से आप बढ़ते जाओगे। लेकिन अगर आप +1 से अपस्ट्रीम जाओगे यानी प्रमोटर की तरफ, तो वो माइनस में आप उसको काउंट करते हो। यानी अगर मैं बोलूँ -5 या -5th नाइट्रोजनस बेस, यानी स्ट्रक्चरल जीन का पहला है फर्स्ट, तो -5 मतलब हम लोग -1 -2 -3 -4 और -5। तो इसी तरह से प्रमोटर रीजन में जब मैं -10 नाइट्रोजनस बेसिस यानी कि 10 नाइट्रोजनस बेसिस पीछे जाता हूँ स्ट्रक्चरल जीन से, तब तो वहाँ पे मुझे एक स्पेशल सीक्वेंस दिखाई देता है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो है TATAAT। ये सीक्वेंस क्या है, TATAAT। प्रमोटर रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होगा। कहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट से 10 नाइट्रोजनस बेसिस पीछे, और इसी स्पेशल सीक्वेंस को हम कहते हैं प्रिब्नोबॉक्स। और इस स्पेशल सीक्वेंस हमने अलग से इसलिए स्टडी करते हैं कि जो प्रमोटर रीजन में जो स्पेशल सीक्वेंस है, ये वो एग्जैक्ट वो सीक्वेंस है जहां पर आकर हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। तो ये वो स्पेशल सीक्वेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, ये जो सीक्वेंस है कितने बेस पेयर्स है, अगर हम गिने तो टोटल 6 बेस पेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यूकैरियोट्स की मैं बात करूँ तो यूकैरियोट्स में प्रिब्नोबॉक्स जैसा एक बॉक्स होता है जिसे हम कहते हैं टाटा बॉक्स या फिर हॉगनेस बॉक्स। सेम डायग्राम होगा, यहाँ पे भी सब कुछ वही है। अब मैं अगर बात करूँ यूकैरियोट्स में -20 to -25 यानी कि 20 से 25 नाइट्रोजनस बेसिस पीछे, तो वहाँ पे एक स्पेशल सीक्वेंस दिखाई देता है जो है TATAAA। करीब 7 बेस पेयर्स प्रेजेंट है इसमें, और अगर मैं एक साथ इसको बोलूँ तो हम इसको कहते हैं टाटा, इसलिए हम इसको कहते हैं टाटा बॉक्स। और इनके डिस्कवरर के नाम पे हॉगनेस बॉक्स भी इसको कहा जाता है। कुछ यूकैरियोट्स में यहाँ पर टाटा की जगह प्रेजेंट होता है TATATAT। तो ये अलग अलग यहाँ पर रहते हैं। क्या फायदा इन स्पेशल सीक्वेंसेस का कि आरएनए पॉलीमरेज एग्जैक्ट इसी सीक्वेंस पर आकर बाइंड होते हैं। तो आपको याद रखना है P फॉर प्रिब्नो, प्री फॉर प्रोकैरियोट्स, और जो बच गया टाटा और हॉगनेस ये प्रेजेंट है यूकैरियोट्स के ऊपर। प्रमोटर रीजन के स्पेशल सीक्वेंसेस है ये। चलिए फिर इनिशिएट कर लिया, अब हम करेंगे इलोंगेट। इलोंगेट करना मतलब उसको फर्दर आगे बढ़ाना है, लंबा करना किसी चीज़ को। जो एमआरएनए बनाना हमने चालू किया उसको हमें लंबा करना है। तो कैसे, आसान सा आगे बढ़ते रहो और जो जो न्यूक्लियोटाइड्स टेम्पलेट स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है उसके सामने उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लगाते रहो। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक डीएनए का सीक्वेंस ले लेते हैं 3' से 5' यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। तो 3' के आगे एमआरएनए का कौन सा एंड बनेगा, 5'। और इनिशिएशन में हमने ए के सामने लगाया यू, टी के सामने लगाया ए। अब इलोंगेशन में हम इसको आगे बढ़ाते हुए जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने
टी और टी के सामने यू लगाते हुए ये प्रोसेस को धीरे धीरे आगे लेके जाते रहते हैं। ये कहलाता है एलोंगेशन। इसको अगर मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूँ तो समझो ये डीएनए है हमारा यहाँ पे और हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इसको इन्होंने लेबल किया एंटीसेंस स्टैंड। एंटीसेंस स्टैंड यानी टेम्पलेट स्टैंड, यानी ये टेम्पलेट स्टैंड के सामने ये एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, और इतना एमआरएनए हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इतना एमआरएनए ऑलरेडी बन चुका है और जैसे जैसे ये बनता है ये बाहर की तरफ मूव करता रहता है। और ये पूरा यहाँ पे हमने शो कर रखा है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, एनसीईआरटी की एक लाइन ने ये लिखा है कि ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम। जो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि जो एमआरएनए बनता है वो धीरे धीरे अलग होता रहता है, डिटैच तो नहीं होगा पर दूर निकलता रहता है। यानी आरएनए पॉलीमरेज से बहुत छोटा सा पार्ट एमआरएनए का ही अटैच रहता है, बाकी उससे अलग ही रहता है। फिर इलोंगेशन करते गए, फिर अल्टीमेटली हम लोग पहुंचते हैं एक टर्मिनेशन सीक्वेंस पे, और उस टर्मिनेशन सीक्वेंस पे पहुंचने के बाद में ये प्रोसेस वहां पर जाकर टर्मिनेट हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। अब वही बात कि आरएनए पॉलीमरेज को कैसे समझेगा कि टर्मिनेशन सीक्वेंस आ चुका है, यही था कि आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चला कि प्रमोटर आ चुका है, तो उसकी हेल्प की थी सिग्मा फैक्टर ने। तो उसी तरह से यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज की प्रोकैरियोट्स में हेल्प करेगा एक और फैक्टर जिनको हम कहते हैं रो फैक्टर। ये रो फैक्टर आकर जब टर्मिनेशन सीक्वेंस पहुंचता है तो ये रो फैक्टर आकर बाइंड हो जाता है किसके साथ में, आरएनए पॉलीमरेज के साथ में। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज के साथ में रो फैक्टर बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से अलग हो जाएगा और एमआरएनए भी वहां से डिटैच होकर दोनों अलग हो जाएंगे। और यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में कुछ पर्टिकुलर टर्मिनेशन फैक्टर्स हैं जो ये काम करते हैं, और ऐसा हो जाने के बाद में एंजाइम और आरएनए दोनों वहां से डिटैच हो गए। तो एनसीईआरटी का एक सवाल है, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको एनसीईआरटी का फिगर बता देता हूँ फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे वापस। एनसीईआरटी का जो फिगर है एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन पे वो कुछ ऐसा है। देखो सबसे पहले उन्होंने शो किया है इनिशिएशन में उन्होंने यहाँ पे एक डीएनए शो कर दिया जिसमें इन्होंने पोलैरिटी शो कर दी 3 प्राइम 5 प्राइम, यहाँ लिख दिया डीएनए हेलिक्स। ये आरएनए पॉलीमरेज शो किया, और आरएनए पॉलीमरेज में बिकॉज इनिशिएशन स्टेप है यहाँ पर तो इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है सिग्मा फैक्टर। क्या शो कर रखा है, सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा का सिंबल होता है, अगर आपने पढ़ा हो फिजिक्स में सिग्मा, तो ये सिग्मा का सिंबल है, तो ये सिग्मा फैक्टर कहलाता है यहाँ पे। और ये अटैच कहाँ पे हुआ है, प्रमोटर रीजन पर आकर अटैच हो गया। एनसीईआरटी पढ़ते वक्त ध्यान रखना है कि एक एक लाइन एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ें, और उसके अलावा जो डायग्राम दे रखा है उस डायग्राम की सबसे पहले तो एक एक लेबलिंग को अच्छे से समझें, और डायग्राम के नीचे कई बार एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है उस डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ें। ऐसा कई जगह पे है एनसीईआरटी में कि डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा लिख रखा है या ऐसा कोई टर्म दे रखा है जो नॉर्मल हमारे टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ, तो हमें लगता है कि वो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है, पर ऐसी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है। नेक्स्ट फिगर में उन्होंने शो किया है एलोंगेशन। तो एलोंगेशन में प्रोसेस आगे बढ़ गया, आरएनए पॉलीमरेज पहले प्रमोटर पे था, प्रमोटर से यहाँ तक पहुँच चुका है। इसी पर्टिकुलर एरिया में ही जो डीएनए है वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड हो रखा है। बाकी डीएनए वापस से क्या हो गया, जुड़ गया। मतलब इन्होंने शुरुआत की थी यहाँ से, अब यहाँ पे जो डीएनए था एक बार यहाँ ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स वापस जुड़ गए, और जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा केवल वहाँ के एरिया में ही डीएनए स्ट्रैंड्स सेपरेट होते रहेंगे और पीछे वाला वापस से जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर देखो क्लियर दिखा रखा है कि आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर क्या हो गए, सेपरेट हो गए। पहले वाले डायग्राम में देखो सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से अटैच्ड था, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर ये रहा अलग और आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के बीच में, और ये आरएनए यहाँ पर फॉर्म हो रखा है, और केवल आरएनए का कुछ ही पार्ट उस एंजाइम से अटैच्ड है, बाकी सारा डीएनए के बाहर। और सबसे लास्ट में इन्होंने टर्मिनेशन शो किया है। टर्मिनेशन में आरएनए बिल्कुल डिटैच हो गया, आरएनए कहीं पे भी डीएनए या एंजाइम से अटैच्ड नहीं है, एंजाइम भी डीएनए से पूरी तरह अलग हो चुका है, और एंजाइम के साथ में एक फैक्टर अटैच्ड है जिसका नाम है रो फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से याद करनी है। चलिए फिर एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि एक सिंगल एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज 3 अलग अलग काम कैसे कर रहा है, इनिशिएशन भी वो कर रहा है, एलोंगेशन भी वो कर रहा है और टर्मिनेशन भी वो कर रहा है। तो मतलब उसको कैसे पता चलेगा कि कब इनिशिएशन करना है, कब एलोंगेशन करना है और कब टर्मिनेशन करना है। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर ऐसा क्यों है। तो देखो ध्यान से सुनो, आरएनए पॉलीमरेज ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज की यहाँ पर हेल्प करते हैं 2 प्रोटीन्स, जिसमें एक है इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा और एक है टर्मिनेशन फैक्टर रो। यानी जब सिग्मा आकर अटैच हुआ आरएनए पॉलीमरेज, नॉर्मली ध्यान रखना हमेशा जब आरएनए पॉलीमरेज अकेला होगा
जब आरएनए पॉलीमरेज अकेला होगा तो वो केवल इलॉन्गेशन कर सकता है, वो इनिशिएशन और टर्मिनेशन नहीं कर सकता। एनसीईआरटी ने काफ़ी क्लियर लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली, क्या लिखा है, ओनली कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन अकेले। लेकिन उस आरएनए पॉलीमरेज के साथ अगर आपने इनिशिएशन फैक्टर ऐड कर दिया तो अब ये केवल इनिशिएशन करेगा, एलोंगेशन नहीं करेगा। सिग्मा हटा, केवल ये आरएनए पॉलीमरेज है तो एलोंगेशन करेगा, और जब इसके साथ आकर रो फैक्टर अटैच हो गया तो केवल ये टर्मिनेशन कर सकता है और ये कोई प्रोसेस नहीं कर सकता। तो इस रीज़न की वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाया कि एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ये सारे काम कर पाता है। अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट्स और है जो मैं यहाँ पे थोड़े एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको। देखो पहले मैं बात कर रहा हूँ यूकैरियोट्स में, ये पूरा प्रोसेस में जो समझा रहा हूँ आपको ये केवल यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए में आरएनए पॉलीमरेज सेकंड नाम का एंजाइम आया तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। जब मैंने लिख दिया आरएनए पॉलीमरेज यानी तो यहाँ पे क्या बनेगा, एमआरएनए। बट यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन से जो पहले स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ वो एमआरएनए नहीं बोलकर हम उसको कहते हैं एचएनआरएनए। एचएनआरएनए इज हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, या फिर हम उसको बोलते हैं प्राइमरी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट। ये जो प्राइमरी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट बना है ये ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, प्रोटीन्स को आगे कोड नहीं कर सकता, इसलिए इस प्राइमरी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो बना है उसका पहले होगा मैच्योरेशन, जिसको हम कहेंगे एमआरएनए मैच्योरेशन, और उस मैच्योरेशन से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। अगर ये मैच्योरेशन नहीं होगा तो एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब एमआरएनए मैच्योरेशन एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वो वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो खास बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि एमआरएनए मैच्योरेशन केवल यूकैरियोट्स के अंदर ही होता है, प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। अब ये एमआरएनए रेडी है प्रोटीन्स के ट्रांसलेशन के लिए। बात करता हूँ प्रोकैरियोट्स की भी बात कर ही लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो एमआरएनए बनेगा वो डायरेक्ट जो है एमआरएनए का ही फॉर्मेशन करेगा जो रेडी है ट्रांसलेशन के लिए, यानी उसको किसी भी तरह के एमआरएनए मैच्योरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो प्रोकैरियोट्स में एक खास बात ये भी है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। अब यहाँ ध्यान से सुनना, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन हुआ न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ट्रांसलेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। दो अलग अलग चीजें हैं। ट्रांसलेशन ध्यान रखना, ट्रांसलेशन इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं हम सेल में, प्रोटीन फैक्ट्री हम कहते हैं राइबोसोम्स में, और राइबोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, तो ट्रांसलेशन न्यूक्लियस में नहीं हो सकता। यानी जो ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बना यूकैरियोट्स में, पहले वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म में आने के बाद में वो राइबोसोम से अटैच होगा और उसके बाद में आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। बट प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में डीएनए न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही। तो ये जो लिमिटेशन थी ये प्रोकैरियोट्स में नहीं है। तो बिकॉज वहाँ न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए सीधा कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में, तो वो सीधा जो उसने एमआरएनए बनाया और एमआरएनए बनाया, अभी एमआरएनए सीधा ट्रांसलेशन के लिए भी तैयार है क्योंकि उसकी मैच्योरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कई बार होता है कि एमआरएनए पूरा बनने से पहले ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है कि भाई मीनवाइल एमआरएनए बन रहा है, मीनवाइल एमआरएनए बन रहा है, समझो 70-80% एमआरएनए कंप्लीट हो गया, उसी वक्त ट्रांसलेशन भी एक एंड से स्टार्ट हो जाता है। यानी प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ हो सकता है, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। अब अगर आपको कंफ्यूजन है कि सर आपने एक तरफ लिखा है प्रोकैरियोट्स और एक तरफ लिखा है बैक्टीरिया, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ऑल बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, ऑल बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। तो आई होप ये आपको चीज़ काफ़ी क्लियर है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। अच्छे से कंसेप्ट्स पे स्टडी करो। अभी भी अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन पे बेस्ड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे वो सवाल कर सकते हो सकता है कई बार हमें टाइम लग जाए रिप्लाई देने में, बट रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो आप निश्चिंत होकर अपने सवाल हमारे सामने रख सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।